नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। प्राचीन भारत में गणराज्यों की उपस्थिति से संबंधित जानकारियां वैदिक समयों से ही प्राप्त होने लगती हैं। महाकाव्यों के युग में न केवल गणराज्यों की कार्यशैली आदि की जानकारी मिलती है, अपितु उसके गुण दोष पर भी टीका विवेचनाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में अंधक, वृष, निभोज, यादव और कुक्कुर गण समूहों को कैसे विस्मृत किया जा सकता है, जो स्वयं में अलग अलग इकाइयां थी। इनके प्रतिनिधि भी अलग अलग थे, परंतु सर्वसम्मति से गणाध्यक्षता श्री कृष्ण को प्राप्त हुई। जैसा किसी भी जनतंत्र का मूल सिद्धांत है, श्री कृष्ण के गणाध्यक्ष के रूप में चयन का आधार उनकी लोकप्रियता था। महाकाव्यों में जिन गणराज्यों के उल्लेख हैं, वे कैसे कार्य करते थे, इसे समझने के लिए जिस महत्व के प्रसंग को उदाहरण लिया जा सकता है, वह है सुभद्रा का अर्जुन द्वारा किया गया हरण। अपने गणाध्यक्ष श्री कृष्ण की बहन का अपहरण कर उन्हें भगा ले जाना यादव समूहों को कैसे उचित लग सकता था? इस पर क्या और कैसे विमर्श हुआ? जो बहस सुभद्रा हरण को लेकर हुई, उसकी विवेचना करने पर क्या हम गण सभाओं के वाद विवाद की शैली को समझ सकते हैं? इसे जानने का यत्न करते हैं, लेकिन इससे पहले महाभारत के अनुसार मूल प्रसंग की व्याख्या आवश्यक है। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम दुर्योधन के प्रति अच्छी भावना रखते थे। इतना ही नहीं, उनकी इच्छा थी कि बहन सुभद्रा का विवाह इस ज्येष्ठ गांधारी पुत्र से हो जाए। इसके उलट हस्तिनापुर के राजनैतिक परिदृश्य और उठा पटक की सूक्ष्म जानकारी श्री कृष्ण को थी। दुर्योधन सुभद्रा के लिए कुपात्र सिद्ध हो सकता था, यह ठीक। इसलिए बड़े भाई बलराम का आदर सहित प्रतिकार करने के दृष्टिगत उन्हें उचित विकल्प अर्जुन के रूप में दीख पड़ा। अर्जुन इन दिनों द्वारिकाधीश के अतिथि थे, जो कुछ समय के लिए परिस्थितिजन्य देश निकाला झेल रहे थे। सुभद्रा को अर्जुन से प्रथम दृष्टया प्रेम और अर्जुन को भी उनके प्रति समान आसक्ति उत्पन्न हो गई थी। अपने द्वारिका प्रवास में अर्जुन अतिथि की मर्यादा को समझ रहे थे। यह आभास उन्हें था कि सुभद्रा के प्रति प्रेम का प्रकटीकरण न केवल उन्हें बल्कि इंद्रप्रस्थ और द्वारिका के संबंधों को भी संकट में डाल सकता है। महाभारत में सविस्तार वर्णन है कि उस दिवस वृष्णि, भोज और अंधक समूह के जनों ने रैवतक पर्वत पर बड़ा उत्सव आयोजित किया था। अक्रूर, सारण, गद, वभ्रु, विदूरथ, निषठ, चारुदेष्ण, पृथु, विप्रथु, सत्यक, सात्यकी, हार्दिक्य, उद्धव, बलराम तथा अन्य प्रमुख यदुवंशी अपनी अपनी पत्नियों के साथ इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। गंधर्व और बंदीजन उनका विरद बखान रहे थे। इस विवरण में ध्यान देने योग्य है कि सभी रघुवंशी प्रतिनिधित्व की समान महत्ता, सभी के लिए विरद का गाया जाना। किसी राजतंत्र में केवल राजा के सम्मान में ही ऐसी विरदावलियां गाई जाती थीं। इसी उत्सव का अवलोकन करते हुए श्री कृष्ण ने बातों बातों में अर्जुन को सुभद्रा हरण करने का सुझाव दिया। अर्जुन के लिए अब प्रिय स्थिति निर्मित हो गई थी, चूंकि स्वयं कृष्ण की सहमति प्राप्त होने का अर्थ था कि परिस्थितियों का उनके पक्ष में हो जाना। योजना के अनुसार निश्चित हुआ कि जब सुभद्रा रैवतक पर्वत पर देव पूजा करने पहुंचे, हरण का वह सही अवसर है। अर्जुन ने वही किया। सुभद्रा की सहमति थी, अतः कोई बाधा भी नहीं। इसके पश्चात जो कुछ हुआ, क्या उसमें यादव गण समूहों की कार्यशैली परिलक्षित नहीं होती? आइए जानने का प्रयास करते हैं। सुभद्रा हरण का समाचार जैसे ही फैला, इसे राज्य पर आई विपत्ति जानकर सभापाल ने घटना की सूचना के लिए बिगुल बजाकर सभी सभासदों को सुधर्मा सभा में त्वरित गति से एकत्रित होने की सूचना प्रदान की।
बिगुल की ध्वनि सुनते ही सभासदों ने दौड़ते हुए सभा के भीतर प्रवेश किया। ते समासाद्य सहिताः सुधर्माम भितः सभाम। सभा में वे सभी अपने अपने आसनों पर बैठ गए तथा विमर्श आरंभ हुआ कि विपत्ति के इस समय किस निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। यहां उल्लेखनीय है कि यह बिगुल युद्ध भेरी नहीं है, अपितु आपातकाल में निर्णय लेने के लिए सभा में एकत्रित होने का आमंत्रण है। सुधर्मा सभा का यहां उल्लेख है, अतः उसकी रचना कैसी होगी? क्या इस प्रसंग से स्पष्ट नहीं होता कि सुधर्मा सभा महाभारत कालीन गणराज्यों में केंद्रीय संस्था थी? यहां लिए गए निर्णय सर्वोपरि हुआ करते थे। महाभारत के आदि पर्व में ऐसे ही एक सुधर्मा सभा का वर्णन है जहां सैकड़ों सिंहासन होने की बात कही गई है। सिंहासनानि शतशोह, अर्थात ऐसी सभा जिसमें सैकड़ों सिंहासन हो। विचार के लिए समझें तो ये सिंहासन और उनकी महत्ता बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी कि हमारी संसद में सीटों का प्रावधान। इस पर बैठने वाले सभी समान थे, उनके अधिकारों में भी कोई अंतर नहीं था, सभी के मत मतांतर का समान स्वागत था। क्या यह एक आदर्श व्यवस्था की निर्मिति स्पष्ट नहीं करता है? भीष्म पर्व में सुधर्मा सभाओं को लेकर अधिक स्पष्टता प्रदान की गई है। उल्लेख है, न तत्र राजा राजेंद्र न दंडो न दंडिकः स्तधर्मेणे धर्मज्ञास्ते रक्षन्ति परस्परम। अर्थात वहां न राजा था न दंड देने वाला, क्योंकि लोग एक दूसरे की रक्षा करने में धर्म की भावना से प्रेरित थे। अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण किए जाने के पश्चात यादवों की सुधर्मा सभा में आक्रोश व्याप्त था। महाभारत में जानकारी प्राप्त होती है कि अर्जुन से युद्ध किया जाए अथवा संधि, दोनों ही प्रस्तावों पर समान रूप से चर्चा हुई। यहां बलराम की भूमिका को भी समझना चाहिए। इस सभा की अध्यक्षता कृष्ण कर रहे हैं। यह हरण उनकी ही सहमति से हुआ है, अतः उनका मत निश्चित है। इसलिए वे पक्ष प्रतिपक्ष में तब तक अपनी बात नहीं रखते जब तक कि बलराम और अन्य सभासदों द्वारा उन्हें बाध्य नहीं किया जाता। यहां श्री कृष्ण सविस्तार अपनी बात रखते हैं, जिसमें अर्जुन के कृत्य की नीति अनीति पर विवेचन तो है ही, सुभद्रा का पक्ष भी है। अंततः अर्जुन सुभद्रा के विषय में सभा का सामूहिक निर्णय होता है एवं इस प्रेमी युगल के विवाह को सहमति मिल जाती है। उन्हें ससम्मान लौटाने के लिए दूत भेजा जाता है। अर्जुन सुभद्रा हरण का यह प्रसंग गणराज्यों के सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता की ओर इशारा है। सुधर्मा सभा में हड़बड़ी में अथवा जल्दबाजी में विचार विमर्श किया जाना दृष्टिगोचर नहीं होता, अपितु निर्णय सहमतियों असहमतियों के मध्य संघर्ष की जटिल प्रक्रिया है। यह प्रसंग रोचक है, इस बहाने महाभारत कालीन लोकतंत्र पर एक सरल विमर्श संभव था। तथापि समझना होगा कि यह उस दौर का एकमेव उदाहरण नहीं है। महाकाव्यों के युग में अनेक जातियां, उपजातियां अथवा परिक्षेत्र ऐसे थे जिन्होंने अपने लिए गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का चयन किया था। इसे समझने के लिए इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर द्वारा सम्राट बनने की आकांक्षा से कराए गए राजसूय यज्ञ की पृष्ठभूमि को समझना चाहिए। युधिष्ठिर को राजधानी में छोड़कर शेष चारों भाई चार दिशाओं में अर्थात दिग्विजय अभियान के लिए निकलते हैं। इस प्रक्रिया में वे अनेक गणराज्यों को इंद्रप्रस्थ के ध्वज के नीचे लाने में सफल होते हैं। अधिकतम गणराज्य इंद्रप्रस्थ के उत्तर एवं पश्चिमी दिशा में प्रतीत होते हैं, जहां क्रमिकता से अर्जुन व नकुल ने अपना अभियान संचालित किया था। अर्जुन द्वारा दस्यु गणराज्य पर विजय महत्वपूर्ण है, जो कि उत्तर भारत में संभवतः हिमालय की तराई क्षेत्र में कहीं उपस्थित रहा होगा। उल्लेख है, दस्यु पर्वत वासिन गणाः। विवेचना करें कि यहां दस्यु शब्द का प्रयोग कोई दासत्व प्राप्त व्यक्ति अथवा समूह के लिए नहीं, अपितु
स्वतंत्र समूह के लिए है जो गणतांत्रिक व्यवस्था से शासित हैं। इसी प्रकार उत्तर भारत में ही अनेक गणराज्यों की सम्मिलित अध्यक्षता कर रहे गणाध्यक्ष लोहित की जानकारी मिलती है, जो अर्जुन से पराजित हुए। इसी कड़ी में उर्गा गणराज्य के अध्यक्ष रोचमान थे अथवा सिंहपुर गणराज्य के अध्यक्ष चित्रायुध थे, जिन्हें पराजय उपरांत इंद्रप्रस्थ की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। नकुल के पश्चिमी दिशा में किए गए अभियान में उन्हें दशार्ण, शिव, त्रिगर्त, अंबष्ठ, मालव, पंचकर्पट, मध्यमकेय, बाटधान आदि गणराज्यों पर विजय प्राप्त हुई थी। केवल राजसूय का ही समय क्यों, दुर्योधन को उपकृत करने के लिए जब कर्ण ने दिग्विजय अभियान का संचालन किया तो उसने मलेच्छ, अटवी, मद्र, रोहितक, आग्नेय, मालव, शशक आदि गणराज्यों को पराजित किया था। इसी कड़ी में नग्नजित का उल्लेख मिलता है, जो कई गणराज्यों का अध्यक्ष था। उसने अंगराज कर्ण का मार्ग रोका तथा भीषण युद्ध में वह पराजित हुआ था। महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लेखित सबसे रुचिकर गणराज्य है मंग, मशक, मानस और मदंग। तत्र पुण्या जनपदाश्च त्वारेषु लोक संभताः मंगाश्च मशकाश्चंद मानस मंदगास्तथा। ध्यान दें कि मंग ब्राह्मणों का, मशक क्षत्रियों का, मासन वैश्यों का तथा मदंग शूद्र वर्ण की बसाहट वाले उनके द्वारा ही निर्मित और शासित गणराज्य थे। इस आलोक में भारतीय वर्ण व्यवस्था का दूसरा ही आयाम समझ आता है, जिस पर संभवतः विमर्शकारों की दृष्टि पड़ी ही नहीं। यहां प्रत्येक वर्ण की अपनी सत्ता, समाज में समान प्रतिनिधित्व, यहां तक कि अपने तरीके से शासन करने की बात मिलती है। वस्तुतः प्राचीन भारतीय इतिहास को हर्यंकों से आरंभ करने के पूर्वाग्रह ने महाकाव्यों के युग में वर्णित भूगोल, समाजशास्त्र तथा राजनीति की समुचित व्याख्या नहीं की। हमारे इतिहासकारों के चुन चुन कर कुछ ग्रंथों की अतिशयोक्ति को भी इतिहास मान लिया गया और कुछ संदर्भों की विश्वसनीयता प्रमाणित होने पर भी उन पर मिथक का ठप्पा लगाकर परे धकेल दिया गया। भारतीय लोकतंत्र पर सकारात्मक और गहन विवेचन के लिए हम अपने महान महाकाव्यों और उनमें वर्णित ऐतिहासिकता से बचकर निकल ही नहीं सकते। यदि हमने ऐसा किया है तो उसका कारण कोई सराहनीय प्रगतिशीलता नहीं, अपितु निकृष्ट कोटि के पूर्वाग्रह है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।